हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटोरियल इनसाइट्स। अगर आप पहली बार ये सीरीज देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो हम डिफरेंट टाइप के पैसेजेस कवर कर रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ टाइप के वर्ड्स जो बार बार आ रहे हैं, फिर हम उन्हें कवर करना छोड़ देंगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होगा कि आपको वो वर्ड्स अब तक याद हो चुके होंगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ईजियर रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम एडिटोरियल इनसाइट्स में कवर करते हैं एडिटोरियल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंग्लिश में हमें क्या कवर करना है, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। ठीक है, और इसके बाद हम एनालाइज भी करेंगे एडिटोरियल्स को। तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और वोकैबुलरी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एक जो लार्ज पार्ट है इंग्लिश सेक्शन का, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी ये दोनों स्किल्स अच्छी हैं तो। ठीक है, और इसलिए क्योंकि इनको डेवलप करने में टाइम लगता है, इसलिए हम एडिटोरियल इनसाइट्स में इनको डेली कवर कर रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एट 10 AM। ठीक है, तो ये आपको कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस कवर करेंगे, तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट रीड करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी और एग्जाम में आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। और अभी जल्द ही हम फोकस करेंगे टोन, पर्पस एंड सेंट्रल आइडिया, इनके भी डिस्कशंस हम करेंगे। उसके अलावा ये चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आपकी हेल्प होगी मेंस एग्जाम में, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेक्शन में आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, लेटर लिखना है, तो वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहाँ से लिखेंगे। तो आप एडिटोरियल जब डेली रीड करते जाते हैं तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक आते हैं एग्जाम में वो भी काफ़ी जनरल होते हैं, तो उनमें हम ये फैक्ट्स जो हम रीड कर रहे हैं ये हम वहाँ पर कोट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी। और इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके आपके जो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं आजकल, जो भी वर्ल्ड में या कंट्री में जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, उनके ऊपर आपके ओपिनियंस होने चाहिए। तो वो कैसे फॉर्म होंगे, वो भी एडिटोरियल्स रीड करके फॉर्म होंगे। तो इसलिए रेगुलरली एडिटोरियल्स रीड करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करेंगे। अगर आप जे सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स तड़का बाय राजन सर फॉलो कर सकते हैं। तो अब आज हम दो एडिटोरियल्स कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एडिटोरियल है, वो है इंक्लूजन इंक्लूजन ऑफ विलेज फैमिली एडॉप्शन इन एमबीबीएस कोर्स। अब ये द ट्रिब्यून का एडिटोरियल है। तो आप यू नो द ड्रिल। क्या करना है, आपको रीड करना है पूरा एडिटोरियल, और खुद रीड करना है बिना किसी हेल्प के। और जहां भी आपको लगे कि हाँ यहाँ डिफिकल्टी फेस हो रही है, तभी आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी जब आप खुद रीड करेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको पहले ही वर्ड्स के मीनिंग पता चल जाएंगे, अभी मैं अगर आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग दे दूंगा फिर हम एडिटोरियल रीड करें, तो आपको ऑलरेडी वो उस वक्त याद रहेंगे, उस कुछ, क्योंकि आपने जस्ट कुछ मिनट्स पहले वो रीड किए हैं। लेकिन अगर आप पहले खुद एडिटोरियल रीड करते हैं, तब आपको एक्चुअली में ये रियलाइज होगा कि कितना आप समझ पा रहे हैं। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कीजिए। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ओके, सो लेट्स बिगिन. So, the most commendable initiative taken by the National Medical Commission in order to plug the loopholes in medical education relates to providing basic health care to India's rural people. अभी किसके बारे में, अब देखो, अगर हम यहाँ पे समझने, देखो यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है कमेंडेबल। ठीक है, इनिशिएटिव के साथ यूज किया है। अब कमेंडेबल इनिशिएटिव, तो कमेंड करना क्या होता है, इट मीन्स टू प्रेज समवन। कमेंडेबल मतलब कि प्रेज वर्दी, ऐसी कोई चीज जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। ठीक है, सो तो अगर पहले ही स्टेटमेंट में जो ऑथर अपना ओपिनियन ये दे रहा है कि वो कमेंडेबल है कोई चीज, तो दैट मीन्स उसकी प्रेज कर रहा है। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया कि यहाँ एक किसी इनिशिएटिव की प्रेज की जा रही है। अब वो इनिशिएटिव क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया, एक ऑर्डर दिया जहां पर प्लग किए जा रहे हैं लूप होल्स इन मेडिकल एजुकेशन। लूप होल्स क्या होते हैं, लूप होल्स होते हैं गैप्स। अगर आप कोई लॉ बनाते हैं और उसमें कोई गैप रह जाता है, ठीक है, जिसका कुछ लोग
फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? कई बार टैक्सेशन में होता है कि लूप होल का फ़ायदा उठाया किसी टैक्स पेयर ने। तो ऐसे ही लूप होल्स ज़रूरी नहीं कि टैक्सेस में ही हों, ठीक है? टैक्सेशन लॉज़ में हो, किसी भी रूल्स रेगुलेशंस किसी भी लॉ में लूप होल्स हो सकते हैं, ठीक है? डेफिशिएंसीज़ कमी हो सकती है कोई, और उनको दूर करना है, उनको प्लग करना है। प्लग का मतलब होता है एंड करना, ठीक है? तो जैसे अगर लूप होल के साथ प्लग ही यूज़ किया है, तो ये फ्रेज़ यूज़ होता है टू प्लग द लूप होल्स, यानी कि जो भी गैप्स हैं उनको बंद करना। तो किस में गैप्स हैं? मेडिकल एजुकेशन में गैप्स हैं, ठीक है? अब जो ये इनिशिएटिव है, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग बेसिक हेल्थ केयर टू इंडियाज़ रूरल पीपल। जो इनिशिएटिव लिया गया है वो इंडिया के रूरल जो पीपल हैं उनकी हेल्थ केयर के लिए, उनको बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए लिया गया है, ठीक है? डिनाइड ईजी एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, villagers have been suffering immense hardships even as most health surveys reveal a rising prevalence of lifestyle and non-communicable diseases among them. तो क्योंकि अब यहाँ पर देखो ये एक डिफरेंट वे में लिखा गया है। यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ने लिखा कि विलेजर्स हैव बीन डिनाइड, नहीं, पहले क्या लिखा? पहले लिखा डिनाइड इजी एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है? ये किसके लिए लिखा गया? ये लिखा गया विलेजर्स के लिए, ठीक है? तो विलेजर्स को मेडिकल फैसिलिटीज इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इजीली वो नहीं उनको मिल पाती है। तो विलेजर्स के साथ क्या हुआ? विलेजर्स हैव बीन सफरिंग। सफरिंग का मतलब तो आपको पता है कि कोई भी डिफिकल्टीज फेस करना, एक्सपीरियंस करना। तो दे हैव बीन सफरिंग इमेंस हार्डशिप। इमेंस क्या होता है? कोई भी बहुत जो लार्ज स्केल पे होता है, बड़े स्केल पे होता है। तो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं विलेजर्स, वो एक बहुत लार्ज स्केल पे सफर कर रहे हैं। इवन एज मोस्ट हेल्थ सर्विस रिवील, हेल्थ सर्विस ने क्या रिवील किया, क्या क्या चीज बताई? रिवील हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं। तो रिवील का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्लोज, ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले नहीं पता थी वो बताना। तो हेल्थ सर्विस ने क्या बताया कि अ राइजिंग प्रेवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। राइजिंग प्रेवलेंस, प्रेवलेंस क्या होता है? कि कोई चीज कितनी ज्यादा कहीं पर है, प्रेजेंट है, कितनी ज्यादा नंबर में। अगर राइजिंग प्रेवलेंस है यानी कि वो चीज, किसकी बात हो रही है? लाइफस्टाइल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात हो रही है। तो ये डिजीजेस जो है ज्यादा प्रेवलेंट है, यानी कि ज्यादा नंबर में या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और कहाँ पर? अमंग देम किसके लिए यूज हुआ है? जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए। टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम द 2023 एमबीबीएस बैच, द एनएमसी हैज ड्रॉन अप न्यू रेगुलेशंस। तो जो ये नए रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं? रूल्स, ओके, रूल्स या लॉज। तो ये जो नए रेगुलेशंस है, जो नए रूल्स हैं, वो किसने ड्रॉ अप किए हैं? एनएमसी ने। एनएमसी क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन। सो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है? ड्रॉप करने का मतलब होता है बनाना, ठीक है? तो हम प्लान्स के साथ या फिर जो रेगुलेशंस के साथ इन इन सबको हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं। तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं ड्रॉप, ठीक है? ड्रॉ अप। तो ड्रॉ अप का मतलब क्या है यहाँ पर? टू मेक। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये नई रेगुलेशंस बनाई हैं जो 2023 मेडिकल जो एमबीबीएस का बैच है वहां से एप्लीकेबल होंगी, उन पे अप्लाई होंगी। तो रेगुलेशंस व्हिच सुपरसीड द 1997 रूल्स। तो ये जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं ये सुपरसीड करेंगी 1997 के रूल्स। अब 1997 में कुछ रूल्स होंगे, ठीक है? उनको सुपरसीड करना यानी उनको रिप्लेस करना, उनकी जगह लेंगे, ठीक है? तो सुपरसीड कहीं आप देखते हैं उसका मतलब है किसी कोई एक चीज जब दूसरी जगह चीज की जगह ले लेती है तो वो उसको सुपरसीड करती है। तो जो ये नए रेगुलेशंस है जिनकी बात हो रही है, ये पुराने रेगुलेशंस को, पुराने रूल्स को रिप्लेस कर देंगे। द अपडेटिंग ऑफ द करिकुलम वाज लॉन्ग ओवरड्यू। करिकुलम आपने पढ़ा होगा, ठीक है? स्कूल में जब जब भी सिलेबस की बात होती है, करिकुलम क्या कहा जाता है? तो करिकुलम क्या होता है? सिलेबस, ठीक है? तो जो मेडिकल सिलेबस है उसको अपडेट करना, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। ओवरड्यू क्या होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं। ओवरड्यू होता है कोई चीज जब देर से होती है। तो लॉन्ग ओवरड्यू यानी कि काफी टाइम से इसकी जरूरत थी। किस चीज की? जो करिकुलम, जो सिलेबस में चेंज होने की, अपडेट होने की। ऑलराइट, तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें इंट्रोडक्शन मिल गई, ये बताया कि कौन से रूल्स की बात हो रही है और क्या उनकी जरूरत है, क्योंकि ये डिजीजेस रूरल एरियाज में काफी प्रेवलेंट है, काफी फैल रही है। The norm designed to ensure an outreach to the villages entails a family adoption program। तो जो नॉर्म है, अब नॉर्म बोले, ठीक है, या रेगुलेशंस बोले या रूल्स बोले, आप सेम चीज ही समझोगे। तो जो द नॉर्म डिजाइन टू इंश्योर
एन आउटरीच टू द विलेजेस। तो क्यों डिजाइन किया गया, क्यों बनाया गया ये रूल, ताकि जो विलेजेस हैं वहां पर एक आउटरीच हो। आउटरीच क्या होता है, जब गवर्नमेंट लोगों तक कोई बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, कोई स्कीम होती है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है जो दूर दूर तक जिन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये आउटरीच है गवर्नमेंट की। तो एन आउटरीच टू द विलेजेस, तो जो ये रूल बनाया गया है ये एक आउटरीच का काम कर रहा है टू द विलेजेस। अब इसमें इस इन नॉर्म्स में क्या होगा, एंटेल्स अ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। एंटेल्स का मतलब क्या होता है, इंक्लूड्स या इन्वॉल्व्स, यानी कि इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन रूल्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। अब इसके बारे में हमें पता चलेगा अंडर विच, इस प्रोग्राम के अंडर एमबीबीएस स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट 5 विलेज फैमिलीज ईच एंड मेक 26 विजिट्स टू देम ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो हर स्टूडेंट को 5 विलेज फैमिलीज को अडॉप्ट करना है, और जब तक वो पढ़ रहे हैं, जब तक वो उनका कोर्स चल रहा है, तब तक उन्हें 26 विजिट्स करनी है, पुटिंग इन 78 आवर्स। और टोटल 26 विजिट्स में उन्हें 78 आवर्स जो है वो उन फैमिलीज को विजिट करना है। टू एंश्योर एडियरेंस टू दिस क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, at least 80% attendance for family visits has been prescribed for the medical students to be eligible to take exams। तो एक रूल बना दिया है कि अगर उन्हें एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होना है, उन्हें एग्जाम देने के लिए तभी अलाउ किया जाएगा जब वो कम से कम 80% अटेंडेंस, इसमें ये जो कंडीशन सेट की गई है तो उसमें 80% अटेंडेंस उनकी होगी। तो द एफर्ट, अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें क्या इसी रूल के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता चली। नेक्स्ट, the effort to connect the budding doctors with the villagers is commendable, as it will hopefully address the disparity in healthcare in cities and the countryside। तो अब ये जो एफर्ट है, कौन सा एफर्ट, जो रूल्स की हम बात कर रहे हैं, टू कनेक्ट द बडिंग डॉक्टर्स विद द विलेजर्स। बडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब फ्लावर की जो इनिशियल स्टेज होती है वो क्या होती है, एक बड होती है, ठीक है, फिर बड से फिर फ्लावर ब्लूम करता है। तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, इनिशियल स्टेज। अब यहाँ पर डॉक्टर्स की इनिशियल स्टेज तो नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज उनके करियर की हो सकती है। तो बडिंग का मतलब क्या होता है कि बडिंग के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं राइजिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइजिंग डॉक्टर्स के साथ राइजिंग नहीं ठीक रहेगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनिशियल, ठीक है। सो बर्डिंग डॉक्टर्स, अपकमिंग डॉक्टर्स जो अभी बने नहीं है डॉक्टर्स, पर उस डॉक्टर्स बनने के प्रोसेस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो बर्डिंग डॉक्टर्स। ऐसे हम कहते हैं बर्डिंग आर्टिस्ट, यानी वो आर्टिस्ट वो अभी प्रिपेयर कर रहा है, अभी प्रैक्टिस कर रहा है, अभी वो आर्टिस्ट बना नहीं है। तो किसी के साथ भी हम बर्डिंग यूज करते हैं, तो आई होप आपको उसका मीनिंग क्लियर होगा। तो जो बर्डिंग डॉक्टर्स है उनको विलेजर्स के साथ कनेक्ट करना इज अ कमेंडेबल, हमने अभी पढ़ा था, इट्स प्रेज वर्दी, ठीक है, तारीफ करने वाली बात है। एज इट विल होपफुली एड्रेस द डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर इन सिटीज एंड कंट्री साइड। डिस्पैरिटी क्या होता है, आप अपने आप, अगर आपको नहीं भी पता तो आप ये सेंटेंस रीड करके देख सकते हो क्या एड्रेस करने की। अब एड्रेस हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में कई बार देखा था। एड्रेस का मतलब क्या होता है, टैकल करना, फेस करना किसी चीज को, किसी चैलेंज से फाइट करना। तो किस चीज को फेस करने में हेल्प करेगा, किस चीज को एड्रेस जो कर पाएंगे हम, डिस्पैरिटी को इन हेल्थ केयर इन सिटीज एंड कंट्री साइड। जो कंट्री साइड यानी कि जो रूरल एरियाज है और जो सिटीज है उनके बीच में जो डिस्पैरिटी है, डिस्पैरिटी इज जो डिफरेंस है, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी है हेल्थ केयर में, उसको कम करने में हेल्प करेगा। It is a matter of concern that while the rural areas are home to 70% of the country's population, less than 30% of the doctors work there। तो एक स्टैटिस्टिक हमें मिली कि 70% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, लेकिन सिर्फ 30% डॉक्टर्स ही वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। As per the rural health statistics 21-22, the village community health centers are suffering from over 50% shortage of doctors। तो विलेज कम्युनिटी जो
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है विलेजेस में, वहाँ पे 50% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। अब आपको ये फैक्ट ऐसे याद नहीं रखना, क्योंकि आप कितने फैक्ट्स याद रख पाएंगे, लेकिन आपको एक कुछ पॉइंटर्स मिल जाएंगे अगर आप कहीं ऐसे लिखना चाहते हैं। हाँ, कोई बहुत मेजर रिपोर्ट होती है, ठीक है, कोई बहुत बहुत मेजर डेवलपमेंट होती है, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने ऐसे में। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। अब इसमें हर एक पॉइंट आपको नोट करने की जरूरत नहीं है ऐसे के लिए, ठीक है। ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ से लगते हैं रेलेवेंट, उनको अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स, ज़्यादा इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि मेनली आपको ऐसे में लिखने की प्रैक्टिस करनी है। So, earlier attempts at improving these statistics, such as bond money for compulsory rural service for the physicians graduating from government institutions, where their education is subsidized, have not made much difference. तो इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले अटेम्प्ट किया गया था कि ये जो स्टैटिस्टिक्स, अब दी स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो रूरल एरियाज में कम डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, 50% जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, तो इनको एड्रेस करने की, इम्प्रूव करने की पहले कोशिश की गई थी, जिसमें एक बॉन्ड मनी का पहले एक रिक्वायरमेंट होती थी, जहाँ पे कंपल्सरी रूरल सर्विस करनी पड़ती थी डॉक्टर्स को, उनको विलेजेस में जाके सर्विस करनी पड़ती थी, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी डिग्री लेते थे, क्योंकि वहाँ पर उनकी एजुकेशन सब्सिडाइज करती थी गवर्नमेंट, तो इसलिए उन्हें रूरल एरियाज में जाके वर्क करना होता था। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उस वाली पॉलिसी से। द बॉन्ड दैट द डॉक्टर्स नाउ बिल्ड, अब वो तो मॉनेटरी बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये कनेक्शन की बात हो रही है। तो उनको उनको ये कंपल्सरी नहीं किया गया कि उनको इतने टाइम तक विलेज में वर्क करना ही है। जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे उन्हें फैमिलीज को अडॉप्ट करना है, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा उनका। द बॉन्ड यानी कनेक्शन that the doctors now build as students with village families can inspire them, motivate them to serve the underprivileged. Underprivileged कौन होते हैं? Privileged यानी जिनके पास ज़्यादा मनी, ज़्यादा पावर, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा एजुकेशन है, वो लोग। और underprivileged इसका ऑपोजिट, जिनके पास कम रिसोर्सेज, कम मनी, कम पावर है, कम एजुकेशन है। तो उन लोगों को सर्व करने के लिए वो मोटिवेटेड होंगे, एंड नॉट जस्ट हैंकर आफ्टर हाई पेइंग जॉब्स इन सिटी हॉस्पिटल्स। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अंडर प्रिविलेज की हेल्प करने के लिए वो मोटिवेट होंगे, और जो हाई पेइंग जॉब्स है उनके पीछे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे हैंकर आफ्टर का क्या मतलब है कि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कोई काफ़ी लोगों की कि मनी अर्न करना है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो सिटी हॉस्पिटल्स में ही हाई पेइंग जॉब्स लेंगे। अगर वो फैमिलीज के साथ बॉन्ड कर पाते तो हो सकता है कि वो मोटिवेट हो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर अब अगर हम इस पैसेज की बात करें, तो ओवरऑल इस पैसेज में प्रेज की गई है इस इनिशिएटिव की, ठीक है। यहाँ पर पिछले इनिशिएटिव के बारे में कहा गया कि वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट हम इतना समझ सकते हैं कि तो बिगिनिंग में भी कमेंडेबल कहा गया, यहाँ पर भी कहा कि ये जो इनिशिएटिव है कमेंडेबल है, और यहाँ पर भी एक होप शो की गई है कि वो मोटिवेट होंगे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो हम कहेंगे जो टोन है, क्या कहोगे ऑथर की, यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करते हैं लॉडेटरी। लॉडेटरी मतलब कि किसी चीज को प्रेज करना, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर की टोन है वो लॉडेटरी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो, तो अब लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैसेज। सो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है और रीड करना है खुद। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। आई होप आपने ये रीड कर लिया है। चलो, ठीक है। अगर कई बार होता है कि हमें डर भी लगता है कि जब इंग्लिश से इतना फेमिलियर नहीं है, तो कई बार शुरू में डर लगता है रीड करते हो, और एडिटोरियल्स रीड करना तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है कि अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो इसमें अगर आपको लगता है कि एक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसमें
घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। इसका एक ही तरीका है कि उसको फेस करना है, ठीक है? बचना नहीं है, जितना बचोगे उतना डिफ़िकल्ट लगेगा। तो अब आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करो तो समझने में हेल्प मिलेगी, तो उसको आपको यूज़ करना है। पहले खुद रीड करना है, ठीक है? और फिर मेरे साथ उसको समझना है। तो इसके बाद जितना आप रीड कर सकें उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है? ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आप सिर्फ डेली अगर एडिटोरियल इनसाइट्स भी फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये पैसेज किसके बारे में है? प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ, ठीक है? पे ऑफ किसने किया? प्रिपेयर्डनेस ने। ये किसके बारे में है? ये साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में है, कि उसके लिए हमने प्रिपेयर किया और इट पेड ऑफ, यानी कि उसका बेनिफिट भी हमें मिला। तो कैसे? सो द हिंदू का एडिटोरियल है, अ पोटेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय स्वेप्ट थ्रू गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान लास्ट वीक। तो एक पोटेंट, पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावरफुल, जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो। अब पोटेंट मेडिसिन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, कि ऐसी मेडिसिन जिसका बहुत ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है। अब यहाँ पर पोटेंट अगर हमने साइक्लोनिक स्टॉर्म स्टॉर्म के लिए यूज़ किया है, दैट मीन्स दैट स्टॉर्म वाज वेरी पावरफुल। तो एक पोटेंट स्टॉर्म था बिपरजॉय, ठीक है? वो स्वेप्ट थ्रू गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। स्वेप्ट थ्रू, स्वीप थ्रू। तो जब कोई चीज़ कहीं स्वीप थ्रू करती है, तो इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है? कि वो बहुत तेज़ी से और पावरफुली आती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे मूव क्विकली, और सिर्फ क्विकली ही नहीं, पावरफुली भी, यानी या स्ट्रांगली। कैसे? स्ट्रांगली बेटर रहेगा, पावरफुल हमने यहाँ कह दिया है। तो इट मूव क्विकली एंड स्ट्रांगली, बहुत तेजी से वो मूव करके गया, कहाँ से? गुजरात के थ्रू और राजस्थान के कुछ पार्ट्स के थ्रू लास्ट वीक। एंड वाइल इट डिड कॉज नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन, और अब यहाँ पर वाइल क्लॉज है कि वाइल इट डिड कॉज नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर ये जो डिड यूज किया है, इसको हम कहते हैं एम्फेटिक डिड। एम्फेटिक यानी कि एम्फेसिस देने के लिए, एक बात पे जोर देने के लिए यूज किया गया। यहाँ पर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? कि उस साइक्लोनिक स्टॉर्म ने डिस्ट्रक्शन तो की, नोटिसेबल थी वो डिस्ट्रक्शन, की दिखा कि हाँ वहां पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह टूट गए हैं। टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कोर्स ऑफ इंजरीज एंड कैटल डेथ्स, ये सब चीजें हुई, ठीक है? नोटिसेबल डिस्ट्रक्शन थी, ये सब चीजें हुई, इंजरीज हुई, कैटल डेथ्स हुई, ठीक है? लेकिन देयर हैव बीन ओनली 2 रिपोर्टेड कैजुअलिटीज, लेकिन 2 ही रिपोर्टेड डेथ्स हुई। तो यहाँ पर ये कंट्रास्टिंग है दोनों क्लॉजेस, कि डैमेज तो हुई लेकिन सिर्फ 2 ही रिपोर्टेड कैजुअलिटीज थी। कैजुअलिटीज क्या होती है? डेथ्स, ठीक है? और वो नेचुरल डेथ्स नहीं, कैजुअलिटीज होती है किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर में कोई डेथ होती है तो, या वॉर में डेथ होती है। तो आ, ये आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने डेड यूज किया क्योंकि इस बात पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि डैमेज हुई, नोटिसेबल डैमेज हुई, लेकिन डेथ्स कम हुई। सो स्कोर्स क्या होते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ, ठीक है? कई कई इंजरीज हुई लेकिन 2 डेथ्स हुई, ओके? So the India Meteorological Department began issuing its first reports on the cyclone's trajectory as early as June 8। तो जून 8 से जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने जो अपनी रिपोर्ट इशू करनी शुरू कर दी, रिपोर्ट देनी शुरू की साइक्लोन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है जो पाथ कोई फॉलो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पाथ फॉलो करती है, कहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके जाएगी, तो वो ट्रेजेक्ट्री होगी। अगर आप बॉल थ्रो करते हैं तो जो पाथ वो बॉल फॉलो कर रही है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री है। ऐसे ही जो अरेबियन सी है, उसमें समुद्र में जो स्टॉर्म जो पाथ फॉलो करेगा, जो साइक्लोन पाथ फॉलो करेगा, वो उस साइक्लोन की ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी। As early as June 8, and by June 11, the agency first indicated that the storm would not bypass India। और जून 11 तक आते आते इंडिया जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी के लिए वर्ड यूज की एजेंसी है, तो उसने पहली बार ये इंडिकेट किया कि द स्टॉर्म वुड नॉट बाईपास इंडिया एज प्रीवियसली एस्टिमेटेड। पहले ये एस्टिमेट किया गया था। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना या कैलकुलेट करना। तो पहले ये लग रहा था कि वो इंडिया को बाईपास कर जाएगा,
लेकिन जून 11 आते आते ये क्लियर हो गई, ये इंडिकेट किया IMD ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि जो स्टॉर्म है वो इंडिया को बाईपास नहीं करेगा, यानी इंडिया में वो लैंड करेगा। तो ठीक है, इट विल मेक अ लैंडफॉल, नॉट लैंड करेगा नहीं, इट विल मेक अ लैंडफॉल। स्टॉर्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लैंडफॉल, यानी कि कब वो टकराएगा शोर से। सो बट वुड लाइकली शार्पली स्विंग टूवर्ड्स कोस्टल सौराष्ट्र गुजरात। तो ये जून 11 पे पता चल गया था कि जो स्टॉर्म है वो इंडिया को बाईपास नहीं करेगा, वो इंडिया में ही कहाँ पर वो स्विंग करके किस तरफ मूव करेगा, सौराष्ट्र की तरफ, गुजरात में। द स्टॉर्म वॉज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज फॉलिंग इन दी वेरी सिवियर कैटेगरी। जो स्टॉर्म को किस कैटेगरी में रखा गया था, कैटेगराइज यानी किसी कैटेगरी में रखा गया, फॉलिंग इन दी वेरी सिवियर कैटेगरी। सिवियर क्या होता है, सीरियस, सो वेरी सीरियस कैटेगरी, वेरी सिवियर कैटेगरी। एवरेज विंड स्पीड्स ऑफ ओवर 115 किलोमीटर पर आवर। द 4 days of lead time and an estimate of its strength gave enough time for district authorities in Gujarat to begin evacuating people. अब लीड टाइम का मतलब क्या है कि जब स्टॉर्म टकराया या स्टॉर्म पहुंचा सौराष्ट्र में, और जब हमें पता चला, पहले ही हम कई दिन पहले हमें पता चल गया था, तो जो 4 दिन पहले स्टॉर्म के टकराने से 4 दिन पहले हमें पता चल गया था कि वो स्टॉर्म आ रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया लीड टाइम। ठीक है, कोई इवेंट होने से पहले का जो टाइम होता है, तो 4 दिन का लीड टाइम था। और हमें एस्टिमेट था, क्योंकि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि ये वेरी सिवियर कैटेगरी का स्टॉर्म है, तो इससे अथॉरिटीज को टाइम मिल गया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को सफिशिएंट टाइम मिल गया कि उन्होंने लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। व्हाट डज इवैक्यूएट मीन? इवैक्यूएट मीन्स कि किसी डेंजरस सिचुएशन से आप किसी पर्सन को सेफर जगह पर लेकर जा रहे हो। ठीक है, सो इवैक्यूएटिंग पीपल, नियरली 100,000 पीपल या 1 लाख पीपल, ठीक है, तो उन 1 लाख लोगों को कोस्टल रीजन्स में वर मूव, कोस्टल एरियाज में से उनको शेल्टर्स में मूव किया गया। एंड क्लोज टू 30 सेंट्रल एंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम्स वर केप्ट रेडी। तो ये सब चीजें कर ली गई पहले ही, लोगों को इवैक्यूएट किया गया और इतने डिजास्टर रिलीफ टीम्स को रेडी रखा गया। द रेलवेज कैंसल सेवरल ट्रेन्स एंड फिशरमैन टू रिसीव एडवांस वार्निंग्स ऑफ द साइक्लोन्स इम्पैक्ट। तो ट्रेन्स कैंसिल की गई ताकि उन पे इम्पैक्ट ना हो, वहाँ पे लोगों इंजरीज ना हो, डेथ्स ना हो, और पहले ही एडवांस वार्निंग दे दी गई फिशरमैन को, दैट केप्ट देम अवे फ्रॉम द सी। तो फिशरमैन भी सी में नहीं गए। तो ये सब चीजें हुई। There were power outages in 1092 villages, about 5000 electricity poles were knocked down। तो इतने जगह पावर आउटेजेस हुए। आउटेज का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है आउटेज और एक वर्ड होता है आउटरेज। ठीक है, अब क्या होगा कि कई बार आपको जो कॉन्टेक्चुअल यूसेज के क्वेश्चंस होंगे उसमें सिमिलर साउंड करने वाले वर्ड्स मिलेंगे। आउटेज आना चाहिए, उसकी जगह आउटरेज लिखा होगा, या आउटरेज आना चाहिए, वहां पे आउटेज लिखा होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको उनका मीनिंग क्लियर होता जाएगा। बार बार आप अभी एडिटोरियल इनसाइट्स में कई आपको वर्ड्स दिखेंगे जो हम पहले कवर कर चुके हैं, तो उनको 4 बार 5 बार 6 बार जब हम देखेंगे बार बार तो वो याद होने लगते हैं। तो आउटेज का मतलब क्या होता है कि कोई सप्लाई जो है वो बंद हो गई, जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो अगर पावर कट हो रहा है तो वहां पर हम पावर आउटेज बोलेंगे। लेकिन आउटरेज, अब आउटरेज में क्या आ रहा है, आप अगर इसको देखो तो इसमें आ रहा है RAGE, रेज, और रेज क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, तो आउटरेज आप थोड़ा उससे रिलेट कर सकते हो कि आउटरेज इज डिफरेंट फ्रॉम आउटेज। आउटरेज होता है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसमें लोग जो है वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाए, ठीक है, ऑफेंड हो जाए किसी चीज से, तो वहां पर आउटरेज वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आउटेज एंड आउटरेज। अब आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस बनाना है आउटेज से और एक सेंटेंस बनाना है आउटरेज से। ठीक है, ओके, तो अगर ठीक है, सो अबाउट इतने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वर नॉक डाउन। नॉक डाउन करना क्या होता है? नॉक डाउन मतलब नॉक करना नहीं होता, नॉक डाउन मतलब कि गिरा देना, जमीन पर गिरा देना। तो नॉक डाउन हम ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं नॉक डाउन, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के लिए यहाँ पर यूज किया है।
ठीक है, किसी ओपोनेंट को आप नॉक डाउन करते हैं, यानी कि आपने उसको गिरा दिया, धराशायी कर दिया, ठीक है, तो आपने डिफीट कर दिया। तो यहाँ पर डिफीट मीनिंग नहीं है, यहाँ पर मीनिंग है जमीन पर गिर गए वो। सो एंड एस्टिमेटेड 186 ट्रांसफॉर्मर्स एंड 2500 फीडर्स वर डैमेज्ड इन सौराष्ट्र कच्छ रीजन। तो ये सब डैमेज के बारे में इंफॉर्मेशन है। While shops and establishments have reportedly reopened, a full return to normalcy is still awaited. कि shops और businesses तो open हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से normalcy नहीं आई है। What is normalcy? Normalcy is कि एक normal state, ठीक है? तो normal state अभी तक नहीं पहुंची है। It is still awaited. Await का मतलब होता है, एक तो होता है wait करना और एक होता है await. तो await का मतलब क्या होता है? Await होता है कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और आप होपफुल हो कि वो चीज हो जाएगी, ठीक है। वेट तो कैसा, आप सिर्फ इंतजार कर रहे हो, कैसा भी हो सकता है। व्हेन इट इज अवेटेड, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन है, आप होपफुल हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, ठीक है। होप भी है वेट के साथ, तो नॉर्मलसी की उम्मीद है। लेकिन अभी भी इट इज स्टिल अवेटेड, अभी पूरी तरह नॉर्मलसी नहीं हुई है, ठीक है। इट इज स्टिल अवेटेड। एक्सपीरियंस फ्रॉम recent years shows that cyclones, whether in the Bay of Bengal or the Arabian Sea, and their expected impact can be precisely gauged only 36 to 60 hours ahead. तो अब recent experience से हमें क्या पता चला कि जो cyclones, अब इसको क्योंकि थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है तो इसको एक बार कैसे रीड करोगे। अब एक्सपीरियंस फ्रॉम recent years shows क्या शो करता है, दैट साइक्लोन्स, अब कॉमा आ गया तो वो साइक्लोन्स के बारे में बता रहे हैं। साइक्लोन्स कैसे, वेदर इन द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी, साइक्लोन्स चाहे अरेबियन सी में आए चाहे बे ऑफ बंगाल में आए, एंड देयर, अब ये किसके लिए, साइक्लोन्स के लिए यूज है, साइक्लोन्स एंड देयर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। तो साइक्लोन्स और उनका जो इम्पैक्ट होगा कितना स्ट्रांग है, कहाँ पर पहुंचेंगे वो, कैन बी प्रिसाइजली गॉज। प्रिसाइजली का मतलब क्या होता है, एक्यूरेटली, ठीक है, सटीकता से, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली गॉज। गॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है, गॉज का मतलब क्या होता है, तो गॉज का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना, प्रिसाइसली किसी चीज को कैलकुलेट करना। तो ये चीजें कैसे एस्टिमेट की जा सकती है, वो सिर्फ 36 से 60 आवर्स पहले ही पता चल सकती हैं, इससे पहले नहीं पता चल सकती। While a greater lead time should in theory mean more time for preparation, अगर ज्यादा लीड टाइम है, यानी कि स्टॉर्म के आने, साइक्लोन के पहुंचने से पहले, काफी पहले हमें अगर पता चल जाए तो उससे हमें प्रिपरेशन करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी इन थ्योरी। The nature of coastal infrastructure, inefficient communication networks and livelihood patterns combined with the natural fury that cyclones bring about mean that there are limits to precautionary measures. तो एक कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, वाइल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर कंट्रास्ट है। कैसे कंट्रास्ट है कि ज्यादा लीड टाइम होगा तो थ्योरी के हिसाब से तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता यह है कि नेचर ऑफ कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो कोस्टल एरियाज है वहाँ जैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे वहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। और जो लाइवलीहुड पैटर्न्स है कि लाइवलीहुड कि लोग कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, कैसे वो क्या वर्क करते हैं वो लोग, कंबाइंड विद नेचुरल फ्यूरी दैट साइक्लोन्स ब्रिंग अबाउट, और उसके साथ साथ कितने डैमेजिंग होते हैं साइक्लोन्स। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से देयर आर लिमिट्स टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, की प्रिकॉशन कितने हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं उसकी एक लिमिट है। अब उसके बाद है कि साइक्लोन जो 1998 था उसकी एक बात हो रही है, अब से पहले काफी पहले एक साइक्लोन आया था दैट स्ट्रक गुजरात। स्ट्रक का मतलब क्या हुआ, अब स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक मतलब हिट करना किसी चीज को, स्ट्राइक करना। अब स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक, ठीक है, तो स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होगी स्ट्रक, ओके। तो ये स्ट्रक मतलब हिट, तो गुजरात में ही आया था वो स्टॉर्म भी, वो साइक्लोन भी, reportedly killed nearly 3,000 people. वहाँ उस टाइम पे 3,000 people की डेथ हुई थी, and it can be safely said that India has moved beyond that era. Now अब अगर हम कंपेयर करें तो 1998 में साइक्लोन जब आया था तो 3,000 people की डेथ हुई थी, और अब जो साइक्लोन आया बिपरजॉय तो उसमें 2 people की डेथ हुई। तो वहाँ उसके कंपैरिजन में इंडिया हैज, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम हुए हैं, it means that India has moved beyond that era. What era, किस era की बात हो रही है,
जब साइक्लोन्स में लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स होते थे। हाउएवर लेकिन इंडिया उससे तो मूव ऑन कर चुका है, इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा, उस एरा से आगे निकल चुका है। लेकिन क्या अब यहाँ पे जो है ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इंडिया हैज मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा, लेकिन देयर आर न्यूअर थ्रेट्स ऑन द होराइजन। लेकिन एक नई चुनौतियां, नए चैलेंजेस, नए थ्रेट्स आ रहे हैं। अब ऑन दी होराइजन का क्या मतलब है? ऑन दी होराइजन का मतलब है कि कोई चीज जो फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, जिसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो फ्यूचर में नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ऑन द होराइजन मतलब इन द फ्यूचर, ठीक है, ओके। सो likely to happen in the future. Several studies warn that the Arabian Sea, thanks to the effects of global warming, is likely to be the fountainhead of many more severe cyclones. So अब यहाँ पर वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट, ये किससे कंट्रास्ट कर रही है? पिछली स्टेटमेंट से, क्योंकि ये थ्रेट्स की बात करें, नई थ्रेट्स की। यहाँ पर कहा गया था कि हम वहां से काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हैं। अब उसी को ही सपोर्ट कर रही है आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। कैसे? सेवरल स्टडीज वार्न दैट, अब स्टडीज ने क्या वार्न किया कि अरेबियन सी में क्या होगा, इज लाइकली टू बी द फाउंटेन हेड ऑफ मेनी मोर सिवियर साइक्लोन्स। फाउंटेन हेड का मतलब क्या है, अभी इस पे भी आएंगे, थैंक्स टू द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो ये इम्पैक्ट, जो ये इफेक्ट हो रहा है अरेबियन सी में, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। पर क्या क्या हो रहा है अरेबियन सी में? द अरेबियन सी इज लाइकली टू बी द फाउंटेन हेड। फाउंटेन हेड होता है जहाँ जैसे कोई रिवर ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, तो वहां पर एक वाटर जो है, पानी इकट्ठा होता है एक जगह, सोर्स होता है पानी रिवर का, तो उसको हम फाउंटेन हेड कहते हैं। अब यहाँ पर रिवर की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ उसका मीनिंग है सोर्स, ठीक है। तो इट इज लाइकली टू बी दी सोर्स ऑफ मेनी मोर सिवियर साइक्लोन्स। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो साइक्लोन्स हैं वो और ज्यादा आएंगे, और मेनी मोर साइक्लोन्स, कई ज्यादा साइक्लोन्स आएंगे अरेबियन सी में। तो ये नए चैलेंजेस में से एक है। फ्रीक्वेंट इवैक्यूएशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन, and efforts must be made to ensure that coastal regulation zone norms that prescribe the kind of structures permissible at specific distances from the shoreline must be strictly implemented. अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें कि frequent evacuation कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, हमने अभी इवैक्यूएशन पढ़ा था। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन को डेंजर वाली सिचुएशन से वहां से ले जाकर रेस्क्यू करके किसी सेफ लोकेशन पर लेकर जाना। तो अब जब नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सिवियर साइक्लोन्स, तो हम हर बार इवैक्यूएशन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अभी अगर नंबर ऑफ साइक्लोन्स कम था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नंबर ऑफ सिवियर साइक्लोन्स इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कितने फ्रीक्वेंटली हम इवैक्यूएट करेंगे? फ्रीक्वेंट मतलब बार बार, कितनी जल्दी इवैक्यूएट करेंगे बार बार। तो इट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। हम उसको एक परमानेंट पॉलिसी नहीं बना सकते कि हाँ जब भी साइक्लोन आएगा हम इवैक्यूएट करेंगे सिटीजन्स को। अच्छा, इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? जब कोई हार्मफुल चीज होती है तो उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम इंटरवीन करते हैं। इंटरवीन तो वर्ब है, इंटरवेंशन एक नाउन है। तो यहाँ पर पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब कि जब साइक्लोन आए तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, तो उसमें हम इवैक्यूएशन को एक परमानेंट पॉलिसी इंटरवेंशन या परमानेंट पॉलिसी में हम इवैक्यूएशन को नहीं रख सकते, ठीक है। वो एक टेम्पररी मेजर है। एंड एफर्ट्स मस्ट बी मेड, अब यहाँ पर सजेशन दे रहा है कि क्या कह रहे हैं कि एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स that prescribe the kind of structure permissible at specific distances from the shoreline must be strictly implemented. अब इसको कैसे रीड करोगे? अब एंड के बाद आगे क्या लिखा है? एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू इंश्योर, एफर्ट्स किए जाने चाहिए, सजेशन है कि जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स है, ठीक है, इसको ये कोस्टल रेगुलेशन जोन एक टाइप के रूल्स है, किसी रूल्स की बात हो रही है। नॉर्म्स हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स जो है उसका मतलब होता है रूल्स। तो वो रूल्स, अब ये जो दैट यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के लिए यूज हुआ है, तो ये इन्हीं की बात कर रहा है। तो इसी को ही डिफाइन किया जा रहा है कि ये क्या करते हैं। कोस्टल रेगुलेशन जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स है वो क्या करते हैं? दे प्रिस्क्राइब दैट इनके लिए यूज हुआ है। सो दैट प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स परमिसिबल एट स्पेसिफिक डिस्टेंस फ्रॉम द शोर लाइन। ये प्रिस्क्राइब करते हैं, ये बताते हैं, ठीक है, लॉ में ये डिफाइन करते हैं कि
किस टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो परमिसिबल है। परमिसिबल का मतलब अलाउड एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द शोर लाइन, कि अगर यहाँ पर सी है, ये सी शोर है, तो कितने डिस्टेंस पे किस टाइप की बिल्डिंग होंगी। ठीक है, मे बी 100 मीटर पे कुछ नहीं बना सकते, मे बी यहाँ पे 100 to 200 मीटर्स पे मे बी स्मॉल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। तो इस टाइप के रेगुलेशंस है कि सी शोर से, समुद्र के किनारे से, शोर लाइन से कितनी दूर किस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। तो वो डिसाइड कौन करते हैं, कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स। तो दे प्रिस्क्राइब, अब यहाँ पर प्रिस्क्राइब वर्ड यूज है। प्रिस्क्राइब करना तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, तो वो वहाँ एक तो रेकमेंड मीनिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, तो रेकमेंड मीनिंग भी हो सकता है। दूसरा, जब कोई लॉ बताता है कि किस टाइप की चीजें होनी चाहिए, कैसी चीजें नहीं हो सकती, तो वहां भी हम प्रिस्क्राइब वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर वो रूल्स बताते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर्स कितनी दूरी पे बन सकती हैं और कौन सी नहीं, एट स्पेसिफिक डिस्टेंसेस फ्रॉम द शोर लाइन। अब ये दैट से लेके यहाँ तक हमें इन नॉर्म्स के बारे में बताया जा रहा था। तो उसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू होता है कि efforts must be made to ensure that coastal regulation zone norms, ये यहाँ से यहाँ तक उसके बारे में था, नॉर्म्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, कि ये जो नॉर्म्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अब इम्प्लीमेंट का मतलब उन्हें एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्टली सख्ताई के साथ उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। द ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल कोस्टल इनहैबिटेंट्स, अब ये सजेशंस हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से सजेशंस आ रहे हैं कि एक तो ये रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर बार यहाँ से देखो, क्योंकि हम वी हैव मूव्ड बियॉन्ड दैट एरा, वी हैव मेड प्रोग्रेस, लेकिन अभी प्रोग्रेस करनी और बाकी है, क्योंकि और नए चैलेंजेस हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरेबियन सी में ज़्यादा सीवियर साइक्लोन्स आएंगे, तो इसलिए हम बार बार इवैक्यूएशन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी। कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो नॉर्म्स हैं उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, ड्वेलिंग्स ऑफ रूरल कोस्टल इनहेबिटेंट्स मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड। ड्वेलिंग्स क्या होते हैं, हाउसेस। तो जो कोस्टल रेजिडेंट्स हैं, कोस्टल एरियाज में जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, इनहेबिटेंट कौन होते हैं, किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक रीजन में जो लोग रहते हैं उन्हें इनहेबिटेंट्स कहते हैं। तो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग कोस्टल इनहेबिटेंट्स, तो उनके जो घर हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, ताकि वो साइक्लोन जब आए तो वो उसको विथस्टैंड कर पाए, उसका सामना कर पाए। एंड नेचुरल बलवॉक्स, बलवॉक क्या होता है, बलवॉक इज अ डिफेंसिव वॉल, ठीक है। अगर हम वैसे देखें मीनिंग लिटरली, इट इज अ डिफेंसिव वॉल, ठीक है। तो अब नेचुरल बलवॉक मतलब जो नेचुरल डिफेंसिव वॉल किसे कहा जाता है, सच एज मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स को कहा जाता है कि वो एक नेचुरल डिफेंसिव वॉल है। अब यहाँ पर ये वॉल, डिफेंसिव वॉल भी हम इसको कह सकते हैं, या कह सकते बलवॉक और भी चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। कोई एक चीज़ जो हमें किसी हार्मफुल चीज़ से बचाती है, तो उसके लिए हम बलवॉक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स की बात हो रही है, सच एज मैंग्रोव्स एट वेटलैंड्स मस्ट बी बटरेस्ड। तो मैंग्रोव्स को क्या किया जाना चाहिए, बटरेस किया जाना चाहिए। अब बटरेस का मतलब क्या होता है, बटरेस का मतलब अगर हम देखें तो उसका मतलब होता है स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट। तो जो वेटलैंड्स हैं, जो कोस्टल एरियाज में जो वेटलैंड्स हैं, वहाँ पे जो मैनग्रोव्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए हमें, फॉर इम्प्रूव रेजिलियंस। क्यों करना चाहिए, इससे रेजिलियंस इंप्रूव होगी, रेजिलियंस बढ़ेगी। अब रेजिलियंस क्या होता है, अगर आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ सेटबैक्स मिलते हैं, सेटबैक्स क्या होते हैं कि मे बी फेलियर्स कुछ, तो उसके बाद भी आप फिर ट्राई करते हैं, तो वो रेजिलियंस होती है, वो एबिलिटी आपकी रेजिलियंस है, कि आप सेटबैक्स के बाद भी, चैलेंजेस के बाद भी आप फिर ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें साइक्लोन्स के बाद भी हमें वापस बाउंस बैक करना है, तो वो जो एबिलिटी है उसे इंप्रूव करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे।
तो इसके साथ यहाँ यहाँ पर ये पैसेज इस नोट पे एंड होता है, ठीक है। सो तो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे, ये आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है, और इनको आपको रिवाइज करना है रेगुलरली। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।